गुड इवनिंग क्लास। मैं फ़हीम खान, कौटिल कंपटीशन क्लासेस आलमबाग लखनऊ से। बेटा मैं जीएस फैकल्टी फ़हीम खान। बेटा जो मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए वो थी इंडियन ज्योग्राफ़ी, और इंडियन ज्योग्राफ़ी के 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स में आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले, काफ़ी अच्छा कमेंट भी किया आप लोगों ने, काफ़ी तारीफ़ें भी की और उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लगा चीज़ों को जानकर। और चलिए बेटा हम लोग आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफ़ी के साथ मैं फ़हीम खान। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेटा हमने कर्क रेखा के बारे में जान लिया था, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में जान लिया था, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हमने जाना था कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं। तो याद रखना भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 7 है, यानी भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं बनाते हैं उनकी संख्या 7 है। तो 7 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है। इन 7 कंट्रियों में बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री भारत के साथ सबसे लंबी है, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा तय करता है भारत अफ़गानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की ही सीमा को तय करता है। बेटा हमने लास्ट टर्न पे अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बेटा मैकमोहन रेखा क्या है, तो जान लेते हैं। वैसे मैंने वहीं पर डिस्कस कर दिया था कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को डिसाइड करती है। रेड क्लिफ रेखा क्या करती है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को डिसाइड करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन डिसाइड करता है? वो है 3 बीघा कॉरिडोर। तो डूरंड रेखा क्या है? तो मैंने बताया था डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का निर्धारण करती है। आज उसी के आगे हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। बेटा भारत में जो भारत के पड़ोसी कंट्री हैं उन कंट्रियों को टच करने वाले राज्यों के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, पड़ोसी देशों को क्या बेटा पढ़ना है? जो पड़ोसी देश हैं या पड़ोसी देशों को टच करने वाले राज्य कौन से हैं? तो टच करने वाले राज्य कौन से? बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बेटा भारत के 4 राज्य टच करते हैं, और वो कौन कौन है? बेटा पहला अपने पाकिस्तान को अगर हम गुजरात की तरफ से जाएं तो देखेंगे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और कौन है? जम्मू कश्मीर। यानी पाकिस्तान को टच करने वाले कुल राज्यों की संख्या 4, और कौन कौन है? गुजरात पहले नंबर पर। फिर बेटा हम बात करेंगे राजस्थान की, यानी दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान। तीसरा बेटा ऊपर और जाएंगे तो पंजाब मिलेगा। चौथा जाएंगे तो बेटा आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। बेटा नेक्स्ट बात होगा चीन। चीन को टच करने वाले राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए बेटा चीन को टच करने वाले राज्य सबसे ऊपर से आते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। कौन मिलेगा? जम्मू कश्मीर मिलेगा। दूसरा राज्य बेटा आएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, और नीचे आएंगे तो उत्तराखंड मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो बेटा आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। ये 5 राज्य होंगे जो टच करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश को भी टच करने वाले राज्यों की जो संख्या होगी वो होगी 5। पहला होगा पश्चिम बंगाल, यानी बांग्लादेश को टच करने वाले राज्य कौन होंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद होगा त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और होगा असम। तो बेटा देख लेते हैं। बेटा जो बांग्लादेश है इस बांग्लादेश को जो टच करने वाले राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम होगा। बेटा नेक्स्ट की बात करें नेपाल। नेपाल को भी जो टच करने वाले राज्यों की संख्या होगी वो होगी 5। अगर नेपाल की बात करें तो बेटा सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ के हम और आप निवासी भी हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार भी होगा। बेटा देखिए नेपाल को टच करने वाले राज्य होंगे बेटा उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, पश्चिम बंगाल,
और सिक्किम। बेटा इस तरीके से हम देखेंगे, ये राज्य होंगे जो टच करेंगे। ऐसे ही बेटा हम भूटान को भी देख लेंगे। भूटान को आप लोग, चलो अच्छा मैं ही कर देता हूँ, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। भूटान को जो टच करने वाले राज्य होंगे वो सिक्किम होगा, पश्चिम बंगाल। बेटा 4 राज्य होंगे, ये सिक्किम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, असम होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। ये बेटा 4 राज्य होंगे जो भूटान की बाउंड्री को टच करते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछेगा, जैसे मैंने चीन को ही दे दिया, क्वेश्चन लिखेंगे कि चीन का, ऐसे बेटा ऐसे क्वेश्चन ही बना देता हूँ। पूछ लेगा कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को, बांग्लादेश की बाउंड्री को या सीमा को, बाउंड्री को टच नहीं करता है। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, हमने पूछा है टच नहीं करता है। तो बेटा हम अगर बांग्लादेश पे क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मिज़ोरम, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय एंड ऑप्शन नंबर 4 बेटा हम दे देते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से दे देंगे क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश। अब आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश को टच ना करने वाले राज्यों में कौन होगा, बेटा कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमारे बांग्लादेश को टच नहीं करता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना देंगे कि कौन सा राज्य है जो भारत की, या भारत का कौन सा राज्य है जो बेटा हमारे पड़ोसी देश को टच नहीं करता। तो कौन सा राज्य आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन बनाने का एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है। तो बेटा अभी तक ऐसे ही पूछ ले रहे थे। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, कैसे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन बन जाता है, समझिएगा बेटा, चीज़ों को देखते हैं। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन बना देंगे भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा या बाउंड्री को टच करते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 17 राज्य, ऑप्शन नंबर 2 19 राज्य, ऑप्शन नंबर 3 21 राज्य, ऑप्शन नंबर 4 23 राज्य। अगर आप देखें तो अब कितने राज्य होंगे, बेटा इसका राइट आंसर है 17 स्टेट। याद रखना बेटा भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं। यानी पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 17। तो बेटा अब क्या है, बस यहीं से समझिएगा, यानी कुल 7 कंट्री हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। सीधे स्थलीय सीमा को टच करने वाले कंट्री कितने हैं, 7। और 2 कंट्री ऐसे हैं जो बेटा भारत की समुद्री सीमा के साथ हैं। और समुद्री सीमा के साथ जो कंट्री हैं आप सभी को पता है, द्वीपीय कंट्री हैं दोनों, श्रीलंका और मालदीव। इनकी बात बेटा हम थोड़ी सी आगे करेंगे, बात की बात है। बेटा अगली बात क्या है, कुल 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, कुल 17 राज्य हैं जो बेटा क्या करते हैं, जो पड़ोसी देश है, इन पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं। बाउंड्री को टच करने वाले राज्य कौन कौन 17 हैं, बेटा ये 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं आपके आगे रख रहा हूँ, साथ में इन्फॉर्मेशन भी है कि भारत में कुल 17 कंट्री ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। 2 ऐसे कंट्री हैं जो भारत की द्वीपीय सीमा के साथ क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। बेटा अगर हम थोड़ी सी और आगे एक बात करें, एक क्वेश्चन और बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है, मैं रफ करके बता रहा हूं बेटा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है समझिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन भारत के कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं, समुद्री सीमा को टच करने वाले राज्य। तो बेटा कितने हैं, ऑप्शन नंबर 1 7 राज्य हैं,
ऑप्शन नंबर 2 9 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर 3 11 राज्य हैं एंड ऑप्शन नंबर 4 10 राज्य हैं। तो बस बेटा याद रखना, भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। यानी भारत की समुद्री सीमा को जो टच करने वाले राज्य हैं वो कितने हैं? 9 स्टेट हैं जो भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से हैं जानिए बेटा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। मैप पर देख लेते हैं इसी चीज़ को। देखो बेटा, ये ऐसे आएंगे, गुजरात हो जाएगा। कोई बात समझ में ना आए बेटा, ऐसे जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, ये है बेटा महाराष्ट्र। क्या है बेटा? महाराष्ट्र। ये क्या है? गोवा। ऐसे आएंगे, ये क्या है? कर्नाटक है। ऐसे आएंगे, ये क्या है? केरल। डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा सा देख लेना बेटा। तमिलनाडु। बेटा यहाँ क्या होगा? TN का मतलब तमिलनाडु। ऐसे किनारे किनारे है बेटा आंध्र प्रदेश। कौन है बेटा? आंध्र प्रदेश है भारत को टच करने वाला। ऊपर कौन है? उड़ीसा है एंड सबसे ऊपर कौन है? पश्चिम बंगाल। अब बेटा देखिए कौन कौन से राज्य हो गए। 9 राज्य हुए या नहीं हुए? तो देखते हैं बेटा। नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर गोवा है, नंबर 4 पर कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो भारत के कुल कितने हैं? 9 राज्य हैं बेटा। मैं अगली बात को यहाँ लिखे दे रहा हूँ। भारत के कुल 9 स्टेट हैं। कितने? कुल 9 स्टेट्स हैं जो भारत की क्या करते हैं? भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। समुद्री सीमा को टच करते हैं। और इन राज्यों में एक राज्य है गुजरात। बेटा दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जो गुजरात है, इस गुजरात की समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। और अगर सबसे अधिक है तो कितनी है? लगभग 1214.7 किलोमीटर के आसपास। यानी जो गुजरात है, गुजरात की समुद्री सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, क्योंकि बेटा इसकी जो ये किनारे की बाउंड्री है इसको बोला जाता है सरक्रीक। तो सरक्रीक होने की वजह से गुजरात की समुद्री सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। एक बात यहीं पर और जान लेते हैं बेटा, यहाँ कहीं तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक चेन्नई है। ये किनारे नहीं बेटा, देख लेना। नियरेस्ट टू चेन्नई, नेक्स्ट बात मैं बता दे रहा हूँ। नियरेस्ट टू चेन्नई यानी चेन्नई के आसपास, नियरेस्ट टू चेन्नई। चेन्नई के पास एक है मरीना बीच। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, मरीना बीच। ये बेटा जो मरीना बीच है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ सबसे अधिक है। ऐसा नहीं कि बेटा महाराष्ट्र में बीच नहीं है, गोवा में नहीं, सब कहीं हैं, मगर लेंथ के हिसाब से चेन्नई के पास में स्थित जो मरीना बीच है, इस मरीना बीच की लंबाई भारत में सबसे अधिक है। शायद आप हमारी बात को अब समझ पा रहे होंगे। यानी भारत के कुल 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। कौन कौन है बेटा? एक बार फिर से देखें। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 9 राज्य हैं। और गुजरात की समुद्री सीमा की लंबाई सबसे अधिक, लगभग 1214.7 किलोमीटर के आसपास। और बेटा ऐसे समझ लें कि जो चेन्नई है, इस चेन्नई में के पास बेटा एक मरीना बीच है। उस मरीना बीच की जो लेंथ है वो सबसे अधिक है। चलिए बेटा आगे हम पढ़ते हैं और आगे जानते हैं चीज़ों को। बेटा अगर हम भारत की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो क्या है, समझते हैं बेटा, जानते हैं। यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको मैं रफ़ करे दे रहा हूँ बेटा और देख लेता हूँ। ये चीज़ रफ़ करे दे रहा हूँ और फिर चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम भारत की स्थलीय सीमा देखें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लगभग कहते हैं कि 15,200 किलोमीटर। अगर केवल इस तटीय सीमा की लंबाई की बात करें, ये जो तटीय सीमा है, कोस्टल बाउंड्रीज़ है, अगर हम तटीय सीमा की बात करें, ये जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 61। मगर बेटा एक बात और याद रखना, हम इस तटीय सीमा को ले लें,
तटीय सीमा को ले लें, प्लस यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बेटा अगर हम द्वीपीय सीमा को भी ले लें तो ये लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अगर हम टोटल लेंथ देखें, टोटल बाउंड्रीज़ की लेंथ देखें तो ये लगभग कितना हो जाएगा। अब बेटा इसको और इसको जोड़िए, इसको हटा दिए क्योंकि ये सीमा यहीं पर शामिल हो गई, तो 15 5 20 और ये कितना, यानी कि 22,716.6 किलोमीटर। बेटा आप क्या देख रहे हैं, जो भारत है, भारत की सीमा की टोटल की लंबाई देखी जाए तो बेटा पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई देख लें तो कितनी है, 1500 किलोमीटर। इस तटीय सीमा की लंबाई को देख लें तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और बेटा अगर हम तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा को भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। टोटल काउंट करें, ये वाला नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस तटीय सीमा में ये देखो बेटा ये चीज़ यहाँ पर काउंट है, तो तटीय सीमा प्लस ये क्या है, द्वीपीय सीमा, यानी यहाँ लक्षद्वीप समूह और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों को मिला के 7516 अगर इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो कितनी बनेगी, 22,716.6 किलोमीटर टोटल भारत की क्या है, बाउंड्रीज़ हैं। इसके आगे हम लोग अपनी बात को रखते हैं और इसको मैं रफ कर रहा हूँ और चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। चलिए बेटा रफ कर रहा हूँ। चलिए बेटा जो चीज़ें समझ में ना आए, कोई भी चीज़ अगर लगता है उसको और एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगर हम अपने भारत को देखें, भारत का क्षेत्रफल देखें क्या है कैसे है, तो बेटा जो भारत है बहुत अच्छे से समझिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है बेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है बेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बेटा जो भारत का क्षेत्रफल है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यानी जो भारत का क्षेत्रफल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, साल में अगर 10 एग्ज़ाम होते हैं, 10 में से 5 एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो याद रखना भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.42% है। बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए बेटा अफसोस इस बात का, एक बात और मैं, अगर हम जनसंख्या की बात करें यानी भारत, ऐसे समझ लो बेटा, देखो हाँ यहीं पर जान लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी अगर हम पूरी दुनिया के क्षेत्रफल को 100% मान लें तो उस 100% में भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। बेटा एक बात और बेटा और कंपेयर करें, भारत जो है क्षेत्रफल के नज़रिए से, कैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। कौन सा, विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। बेटा जरा सा मार्कर में इंक देख लें, हाँ विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, कितना, 7वां सबसे बड़ा कंट्री। तो सबसे बड़ा कौन है, रूस, यानी विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस है। रूस के बाद अगर हम बात करें तो बेटा क्या आएगा, रूस है, दूसरा कंट्री होगा जो होगा कनाडा, तीसरा कंट्री होगा चाइना, चौथा कंट्री होगा USA, पांचवा कंट्री बेटा रूस, कनाडा, चाइना, USA, पांचवा होगा ब्राज़ील, अगला होगा ऑस्ट्रेलिया एंड नेक्स्ट है इंडिया। अगर आप अब देखें तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर हम अपने क्षेत्रफल से कंपेयर करते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री, कैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन है बेटा, रूस। अगर हम बेटा इस रूस को भारत का रूस से कंपेयर कर दें तो ये जो रूस है भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। कितना बेटा, अगर हम कंपेयर कर दें रूस को भारत से या भारत को रूस से कंपेयर कर दें तो जो रूस है, रूस हमारे देश भारत से, इंडिया से लगभग 5 गुना बड़ा है। मगर यहीं पर बेटा जब कनाडा, चीन और USA से कंपेयर करते हैं तो ये तीन के तीनों कंट्री, कनाडा भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, चीन भी भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, USA भी भारत से लगभग
3 गुना बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 3 गुना बढ़े। मगर बेटा जब हम पाकिस्तान जैसी कंट्रियों से अपने देश भारत को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है हमारा देश भारत पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 टाइम्स हम ज़्यादा हैं किससे? पाकिस्तान से। अगर बेटा हम बांग्लादेश से अपने देश को कंपेयर करते हैं तो बेटा हमारा देश भारत बांग्लादेश से 23 टाइम्स लगभग 23 गुना बड़ा है। बेटा आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी जो हमारा देश भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम अपने देश भारत को कंपेयर करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कंपेयर करते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री। मगर अफसोस क्या है बेटा, यहाँ पर समझिएगा, एक अफसोस मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ बेटा। अभी मैं जब जनसंख्या से अपने देश भारत को कंपेयर करूँगा तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या होगा? भारत दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। अफसोस इस बात का है हमारे पास विश्व की 17% पॉपुलेशन है। अगर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करें, आगे मैं बता ही रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट्स में अपने डिस्कशन कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इसको चीज़ों को समझिए और जानिएगा बेटा। बेटा देखिए जनसंख्या से हम कंपेयर कर दे रहे हैं, समझिए चीज़ों को बेटा। हम जनसंख्या से बात करते हैं, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बेटा चीन है और इंडिया है। बेटा चीन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है। मगर इंडिया के बारे में क्या जानेंगे कि जो भारत है, ये भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़े कंट्री, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा कंट्री। और बेटा सेंसस 2011 में ये बात रखी गई थी कि अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को घटाकर 0.9% तक कर दें, वैसे हमारी ग्रोथ रेट क्या है? 1.64 समथिंग ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। अगर बेटा हम अपनी ग्रोथ रेट को घटाकर 1% या 1 से भी नीचे ले आएँ तब भी बेटा भारत क्या होगा? 2045 तक क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा कंट्री होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भारत सरकार हर 10 वर्षों पर जनगणना कराती है उसके डेटा थे कि 2045 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कंट्री होगा। किस लिहाज से? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री होगा। एक बात बेटा, अगर हम भारत की बात करें, बेटा देखिए भारत के पास क्षेत्रफल कितना है? विश्व का 2.42, मगर जो जनसंख्या है, यानी जो जनसंख्या है, अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को 100% एज्यूम कर लें तो बेटा जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की, यानी विश्व की जनसंख्या की कितनी है बेटा? विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% पॉपुलेशन, कितना बेटा? 17% पॉपुलेशन इस भारत में ही निवास करती। अफसोस इस बात का कि हमारे पास एरिया मात्र 2.42% और पॉपुलेशन कितनी? 17%। ये बेटा एक अफसोस की बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं। जनसंख्या एरिया की दृष्टि से देखें तो बेटा नंबर 7वें नंबर पे हैं, 2.42% एरिया है। मगर जब हम अपने देश भारत को पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17% है। एरिया 2.42%, पॉपुलेशन कितनी? 17%। ये एक अफसोस की बात है। खैर आगे की बातें हैं, देखा जाएगा इन फ्यूचर इनमें क्या होने वाला है। चलिए बेटा हम आगे करते हैं, आगे बातों को समझते हैं और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं चीज़ों को। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक लगाइए बेटा, चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स में पढ़ेंगे 8 डिग्री चैनल, बहुत अच्छे से समझना है बेटा। 9 डिग्री चैनल पढ़ना है, 10 डिग्री चैनल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट चैनल पढ़ना है। कोई भी बच्चा इन चैनल्स को रटेगा नहीं बेटा। कोई भी भारत का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है उसमें से एक पूछ ही लिया जाता है। विद मैप देखो बेटा, विद मैप देखेंगे इसको। देखो बेटा, ये बेटा हमारी क्या थी, ऐसे देखो 8 डिग्री अक्षांश है और इस 8 डिग्री अक्षांश को ही 8 डिग्री चैनल कहा गया। ऊपर ऐसे आएंगे 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री अक्षांश को 9 डिग्री चैनल कहा गया। इधर आएंगे, ये है
10 डिग्री चैनल, दिस इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इधर जाएंगे बेटा, ग्रेट चैनल है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखें तो आपका मालदीव कंट्री कहाँ है? मालदीव एक द्वीपीय कंट्री है, तो ये मान लेते हैं बेटा मालदीव है। ये क्या है? मालदीव है। बेटा सिर्फ समझिए चीज़ों को। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको भारत में कहा जाता है मिनिकाय। क्या कहा जाता है? मिनिकाय। और इस अरब सागर में आपको पता ही है कि बेटा क्या है? लक्षद्वीप समूह है। क्या है बेटा? लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ आते हैं बेटा। आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। और यहाँ कौन है? इंडोनेशिया। और बेटा अभी आगे पढ़ेंगे लघु अंडमान। ये क्या है? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान इसको बोलते हैं। और यहीं पर क्या है? कार निकोबार। बेटा मैं किसी को कुछ भी रटाऊंगा नहीं, आपको चीज़ें खुद से समझनी है। अब आप खुद देखें 8 डिग्री चैनल किनके किनके मध्य में है? 8 डिग्री चैनल मालदीव कंट्री और मिनिकाय के बीच में है। बेटा क्या कहेंगे कि ये जो 8 डिग्री चैनल है किनके बीच में है? मालदीव और मिनिकाय के मध्य। तो किसके किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकाय के मध्य में है। मालदीव और मिनिकाय। अब बेटा 9 डिग्री चैनल आप खुद देखें, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में? मिनिकाय और लक्षद्वीप के समय में। मिनिकाय और किसके बीच में है? लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसके बीच होगा? कार निकोबार किसके बीच है? कार निकोबार व लघु अंडमान के मध्य। लघु अंडमान। और बेटा ये देखेंगे ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। और रटना नहीं है बेटा, रटे तो सब भूल जाओगे। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में है। तो बेटा आप इस तरीके से देख रहे होंगे 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 8 डिग्री चैनल बेटा देखेंगे मालदीव व मिनिकाय कंट्री के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय व लक्षद्वीप समूह के मध्य है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार व लघु अंडमान के मध्य में है। और 10 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के मध्य में है। ऐसी बातें बेटा मेरी पूरी कोशिश है आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप 100% समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करें बेटा। चलिए बेटा मैं इसको रफ़ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, आदम ब्रिज क्या होता है? आदम ब्रिज या फिर एडम ब्रिज भी इसको कुछ लोग कहते हैं। आदम ब्रिज और एडम ब्रिज क्या है? आदम ब्रिज। चलिए रफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आदम ब्रिज क्या है? देखिए बेटा आदम ब्रिज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया का आदम ब्रिज। इसी को बेटा एडम ब्रिज भी कहा जाता है। आदम ब्रिज, सबसे पहली बात पूछ लिया जाता है कि ये आदम ब्रिज किन 2 कंट्रियों के मध्य में स्थित है? तो याद रखना बेटा आदम ब्रिज जो है बेटा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यानी ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है बेटा, ऐसी बात समझ में आ रही होगी कि मध्य में स्थित है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम पे देखना चाहूँ तो बेटा डायग्राम पे इसको आप देख लेंगे कुछ इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर एक आंसू की बूंद की तरीके से श्रीलंका है और यहीं पर बेटा तुम्हारा क्या है? आदम ब्रिज है। ये ऐसे बेटा डायग्राम से छोड़ो, हटाओ बेटा। आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। एक है पंबन द्वीप, और ये जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, इस पंबन द्वीप जो है इसी आदम ब्रिज का हिस्सा है। क्या है बेटा? आदम ब्रिज का पार्ट है या फिर हिस्सा है। बेटा इसी आदम ब्रिज पर क्या है? पंबन द्वीप है। यह पंबन द्वीप बेटा क्या है कि आदम ब्रिज का हिस्सा है। और इसी पंबन द्वीप पर एक शहर
स्थित है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एंड राष्ट्रपति मिस्टर APJ अब्दुल कलाम इसी रामेश्वरम के रहने वाले थे। तो रामेश्वरम एक शहर है जो पंबन द्वीप पर ही स्थित है। तो पंबन द्वीप पर स्थित है कौन? रामेश्वरम, पंबन द्वीप पर स्थित। और बेटा इस पंबन द्वीप के बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पंबन द्वीप के नॉर्थ में और साउथ में क्या है? तो याद रखना, इसके नॉर्थ में बेटा क्या है? पाक जल संधि है। क्या है बेटा? पाक जल संधि है। और इसके साउथ में मन्नार की खाड़ी है। साउथ में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन दो कंट्रियों के बीच में स्थित है? बेटा यकीन जान लो, जिनको ये आइडिया नहीं होता है, जिनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि पाक जल संधि किन दो कंट्रियों के बीच में स्थित है, मैं एक क्वेश्चन के रूप में इसे बता दे रहा हूँ। यहीं पर क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? बेटा भावनाओं में समझ लेना आगे। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान और भारत। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पाकिस्तान और भारत। ऑप्शन नंबर 2 चीन और भारत। ऑप्शन नंबर 3 भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन दो कंट्रियों के बीच में है? तो किन दो कंट्रियों के बीच में है पाक जल संधि? पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक से बेटा लोग क्या समझते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो भारत और पाकिस्तान इसका आंसर दे करके चले आते हैं, जो कि 100% रॉन्ग है। पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। तो क्वेश्चन अब बेटा आपको पता चल गया कि ये पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य। श्रीलंका के मध्य। और मन्नार की खाड़ी भी किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है बेटा, एक काम और एक बात और, व्हाट डू यू मीन बाय जल संधि? जल संधि के बारे में क्या जानते हैं? या इसको बोलते हैं स्ट्रेट, वाटर स्ट्रेट, जल स्ट्रेट, या वो स्ट्रेट ही बोलते हैं, STRAIT, स्ट्रेट बोलते हैं। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब होता है बेटा याद रखना, वाटर एरिया को कनेक्ट करता है। ये मैं मतलब बताया ना, वाटर एरिया को कनेक्ट करता है। जबकि जो स्थल मंडल होते हैं, यानी ऐसे कह लें जो लैंड एरिया होते हैं, इन लैंड एरिया को ये डिस्कनेक्ट करता है। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। आदम ब्रिज क्या है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आदम ब्रिज का एक पार्ट है पंबन द्वीप, और ये पंबन द्वीप आदम ब्रिज का पार्ट है। बेटा इस पंबन द्वीप के नॉर्थ में क्या है बेटा? पाक जल संधि है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित, जबकि साउथ में मन्नार की खाड़ी है, ये भी बेटा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इस पंबन द्वीप पर ही एक शहर स्थित है जो बहुत ही फेमस शहर है, जिसको हम रामेश्वरम नाम के से जानते हैं। और ये रामेश्वरम वही शहर है जहाँ पर हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, इसी रामेश्वरम के रहने वाले थे। तो बेटा ऐसी उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, धनुष कोड क्या है? धनुष कोड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। PCS उत्तर प्रदेश PCS 2015 का क्वेश्चन था ये कि धनुष कोड क्या है। चलिए बेटा बताइए धनुष कोड क्या है? धनुष कोड क्या है? धनुष कोड धनुष कोडी बेटा है जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप है। बेटा क्या है समझिएगा, ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु का एक जिला या एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है बेटा,
इस रामेश्वरम द्वीप का एक शहर है धनुषकोडी। रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर, ऐसे लिख दो बेटा, रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित, पूछा जा चुका है, पर स्थित एक शहर है। कहाँ बेटा? तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक शहर है जो पंबन द्वीप के, बेटा कौन? धनुषकोडी। पंबन द्वीप के साउथ ईस्ट में स्थित है बेटा, और कुछ भी नहीं जानना इसके बारे में, पर स्थित है। बेटा एक हेडिंग और पढ़नी है जो शायद इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होती है, डिएगो गार्सिया क्या है? डिएगो गार्सिया क्या है? तो बेटा डिएगो गार्सिया क्या है समझिएगा। देखिए बेटा, ये इंडिया का अगर हम मैप देखें, इस मैप पे इधर जाएंगे इंडियन ओशन है। क्या है बेटा? इंडियन ओशन है। और इस इंडियन ओशन में नीचे और जाएंगे तो यहीं पर एक पॉइंट है, एक द्वीपी मतलब द्वीप है जिसको हमने कहा है डिएगो गार्सिया। यकीन जान लो, ये डिएगो गार्सिया पर भारत का कब्जा होना चाहिए था। हम 15 अगस्त 47 को आज़ाद तो हुए बेटा, याद रखना इस डिएगो गार्सिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद नहीं करा पाए। तो क्या हुआ? इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अमेरिका को लीज पर दे दिया। और बेटा इस अमेरिका ने क्या किया है, इस बेटा हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डिएगो गार्सिया को, किसे बेटा? डिएगो गार्सिया को किसे? अमेरिका को लीज पर दे दिया है। लीज का मतलब होता है ठेके पर दे दिया, लीज पर दे दिया। और अमेरिका ने यहाँ क्या किया है, अपना सैनिक हवाई अड्डा बना रखा है। आपको हमारी बात अब समझ में आ गई होगी कि डिएगो गार्सिया क्या है। डिएगो गार्सिया बेटा भारत का ही एक हिस्सा है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेरिका को लीज पर दे दिया है। और अमेरिका ने क्या किया है कि यहाँ पर अपना सैनिक हवाई अड्डा बना रखा है। बेटा इस तरीके से क्या होगा, जो हमने अपना ज्योग्राफी में पहला चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया, इससे ज़्यादा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया में कुछ भी नहीं जानने को मिलेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो सकता है, कोई टीचर अगर आ जाए या कुछ भी आ जाए, एग्जामिनर को आपको फंसाना ही है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी बनाया जा सकता है, मैं ये रफ करके बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, हमने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा एंड 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, यानी कि ये पूर्वी देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, एक दूसरे को भारत के किस राज्य में टच करते हैं, भारत के किस राज्य में काटते हैं, किस राज्य में काटते हैं। तो बेटा इसका आंसर आप सबको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो बेटा याद रखना, ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड हो सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है तो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से या 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या बाउंड्री से घिरा हुआ है। कौन राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा।
तो यहाँ पर राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, नेक्स्ट वीडियो नहीं बेटा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बेटा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इन सब चीज़ों का कमेंट करके बताएं। और देखिए बेटा, अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आती हैं तो बेटा आप सभी को एक ही काम करना है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यकीन जान लो बेटा, अगर कंटेंट बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है और लगता है कि हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए नमस्ते बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।